नमस्कार मित्रों, उड़ान द फ्लाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। देखिए, इकोनॉमिक्स के संबंधित कुछ वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल की वीडियो में चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो वीडियो में भी चर्चा किया गया है, आप देख भी सकते हैं और समय अनुसार आप फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि अगर टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, या अभी तक की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में किस टाइप से सवाल हमारे इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ बुक्स हैं और कुछ आपके और भी नोट्स हैं, वो आपको वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवाए जाएंगे। लेकिन अभी जो क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको इसकी तैयारी करते समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरी बात यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, जैसा मैंने आपसे बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट और करंट दोनों पर ध्यान रखना है और इसके जो सैद्धांतिक तथ्य हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में यानी टीजीटी और पीजीटी में आयोग ने जिस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए हैं उसमें अगर देखा जाए तो लगभग बैलेंस था। वो सेक्शन आपका सैद्धांतिक तथ्य और इंडियन इकोनॉमी से लगभग बराबर पूछा गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी आपके पेपर्स हैं, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, मॉनेटरी मनी और बैंकिंग हो, डेवलपमेंट हो, या आपका इंडियन इकोनॉमी सेक्शन हो, तो इस सेक्शंस में अब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं या जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अभी जो आया है विज्ञापन, सीटों की संख्या बहुत अच्छी है और आपके लिए स्वर्णिम अवसर है कि आप अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स को यानी टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे दो चीज़ों पर और शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने ग्रेजुएशंस में लिया है और साथ ही साथ अगर आपने पीजी लेवल पर इकोनॉमिक्स लिया है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस अलग अलग टाइप से बनाए गए होते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी लेवल पर अलग अलग होते हैं। उस सेक्शंस पे अगर देखा जाए तो नेट और जेआरएफ यानी आयोग का जो सिलेबस है वो लगभग मिलता हुआ है और यूपीएससी के सिलेबस से बिल्कुल मेल खाता है। तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रखते हैं तो आप सबसे पहले इसी बिंदु पर फोकस करेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आइए आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा हम आपको डिफाइन करेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है और अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है। तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे।
बहुत बेसिक चीज़ों से हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और किस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये भी आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स का क्या तात्पर्य होता है या अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। तो बहुत बेसिक शब्दों में आप इसको ध्यान देंगे। अगर मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक वर्ड लिखा है जिसे कहा गया अर्थ, और दूसरा है जिसे कहा गया क्या, शास्त्र। यानी अगर संधि विच्छेद करें तो अर्थ धन शास्त्र यानी अर्थशास्त्र। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ, ध्यान रखिएगा, ये एक संस्कृत वर्ड है अर्थ। बट बेसिकली अगर इसे हम हिंदी में डिफाइन करें तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है आपका क्या, धन। जबकि शास्त्र का अर्थ होता है आपका क्या, अध्ययन। तो आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ है धन का अध्ययन या संपत्ति का अध्ययन। बेसिक चीज है। अब इस स्थिति में अब इसका हम अगर सैद्धांतिक तथ्य निकालें तो इसके अलग अलग अप्रोच आते हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अप्रोच आते हैं। बट सामान्य तौर पर अर्थशास्त्र के संदर्भ में आपको ये जानना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक सबसे पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को सबसे पहले चाणक्य ने रचित किया था या लिखा था, और उस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र प्लस राजनीति शास्त्र पर इन्होंने चर्चा किया था। बट अगर हम इसे और सैद्धांतिक तथ्यों के रूप में देखें तो वहां पर अरस्तु की एक पुस्तक आई, इकोनॉमिका। अरस्तु की पुस्तक आई इकोनॉमिका, और इस पुस्तक में पहली बार अरस्तु ने, ध्यान रखिएगा, पहली बार अरस्तु ने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को हाउस मैनेजमेंट कहा, यानी गृह प्रबंधन की बात की, गृह अर्थशास्त्र कहा। अब इसको अगर हम बहुत व्यवहारिक रूप से देखें तो जैसे एक परिवार है और उस परिवार में कई सदस्य हैं, तो उनकी जो आय का हिस्सा होता है, कितना उपभोग हो रहा है, यानी कितना वो कंजप्शन कर रहे हैं और कितना एक्सपेंडिचर यानी व्यय कर रहे हैं, तो इसका एक लेखा जोखा यहाँ पर दिखाई देता है। बट बेसिकली इसका कोई सैद्धांतिक तो सामने नहीं आता है। हाँ, ये है कि कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में पहली बार अर्थशास्त्र और राजनीति के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई, उसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अलग अलग उनके विचार मिलते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें, क्रमबद्ध तथ्यों की बात करें, आर्थिक तथ्यों की बात करें, हाउस मैनेजमेंट की बात करें, तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में सबसे पहले 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ 1776 में
इनकी एक पुस्तक आई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation। यानी एडम स्मिथ की पहली पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक में सबसे पहले एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को पहली बार इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में, यानी अर्थशास्त्र को इन्होंने धन का विज्ञान या संपत्ति का विज्ञान बताया। संपत्ति का विज्ञान बताया तो ये मेंशन किया गया फर्स्ट टाइम कि अर्थशास्त्र पुस्तक की सबसे पहले वैज्ञानिक व्याख्या एडम स्मिथ द्वारा की गई। इसीलिए धन को विज्ञान के रूप में प्रदर्शित करने के कारण, धन को सैद्धांतिक तथ्यों के रूप में क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के कारण अगर आप देखेंगे तो एडम स्मिथ को ही ध्यान रखिएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार इन्होंने अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से अर्थशास्त्र की रचना की और उसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का किस तरीके से अध्ययन किया जाए उसके बारे में यहाँ पर इनके डिटेल चर्चा इस पुस्तक में की गई। तो जाहिर सी बात है कि एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को एक सैद्धांतिक अप्रोच दिया, धन का विज्ञान कहा और बताया कि जिस देश में धन की मात्रा या संपत्ति की मात्रा, जैसा कि अरस्तु ने भी कहा अपनी पुस्तक इकोनॉमिका में हाउस मैनेजमेंट की बात की, तो इसका मतलब यह है कि एक परिवार या एक देश हो वहाँ पर उसका अगर हाउस मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा अर्थ है कि किस तरीके से प्रबंधन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्रबंधन सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार में या उस देश में अगर धन की मात्रा बढ़ती है तो बेसिकली धीरे धीरे उस देश का, उस परिवार का विकास होगा। लेकिन अगर विकास होगा तो इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि इनके बीच आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हो रही है कि सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र धन की बात करता है, परिमाण की बात करता है, मात्रा की बात करता है, द्रव्य की बात करता है, पदार्थ की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर धन की मात्रा या परिमाण की मात्रा बढ़ती है तो विकास कैसे होगा। अब इसी धन का किस तरीके से समुचित प्रयोग किया जाए, व्यवस्थित प्रयोग किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे किसी भी परिवार में या किसी देश में धन की मात्रा बढ़ने से उसका विकास होता है, उसका आर्थिक कल्याण होता है, उसका सामाजिक कल्याण होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि धन का व्यवस्थित प्रयोग ना होने पर जो आर्थिक कल्याण का स्तर है या सामाजिक कल्याण का स्तर है या आर्थिक विकास का स्तर है वो बढ़ने की बजाय घट जाता है। बट कहीं न कहीं ये डिपेंड करता है कि उस देश के पास धन की मात्रा, साधन की मात्रा या संसाधन की मात्रा कितनी है। तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं एडम स्मिथ का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट था वो धन ही था। धन को ही इन्होंने आधार बनाया और धन को इन्होंने एक साधन कहा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। धन को इन्होंने साधन बताया, ना कि साध्य। तो इसका मतलब यह है कि सामान्य तरीके से कहा जा सकता है कि धन मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धन के लिए। तो यहाँ पर धन की जब बात की गई तो धन में वृद्धि तभी होगी जब आपके पास साधन होंगे और संसाधन होंगे। और साधन की अगर बात करें तो साधन के रूप में एक तो आपको अगर मान लीजिए उत्पादन करना हो, साधन के रूप में या साधनों द्वारा कह सकते हैं कि आपको किसी
वस्तु का अगर प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो आपको साधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिका में हाउस मैनेजमेंट की बात की, तो इसका मतलब अगर आपका परिवार है, एक किसान है, वहाँ पर गृह प्रबंधन है, अर्थात अगर उसको धन की प्राप्ति करना है, संपत्ति की प्राप्ति करना है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसे अपने साधनों के माध्यम से करना पड़ेगा। क्या? उत्पादन। अगर उत्पादन करेगा तभी उसे धन की प्राप्ति होगी, और धन की प्राप्ति तब होगी जब आप उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन करने के लिए आपको साधनों की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है। तो साधनों में हम जब बात करेंगे तो साधन में एक तो जैसे मान लीजिए अगर किसान है तो गेहूं का उत्पादन करता है, और गेहूं का उत्पादन करने के बाद उसे ले जाकर मार्केट में बेचता है, तो उसे जो भी मूल्य की प्राप्ति होती है या धन की प्राप्ति होती है, तो उससे घर का गृह प्रबंधन होता है, हाउस मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर किसान को धन की प्राप्ति करना है तो उसे सबसे पहले करना पड़ेगा क्या? उत्पादन, प्रोडक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब इस चीज को आप बहुत सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। अगर किसान उत्पादन कर रहा है, किसान अगर उत्पादन कर रहा है, तो किसान को आप ध्यान दीजिए कि इसको हम उत्पादक कह सकते हैं। किसान को हम क्या कह सकते हैं? उत्पादक कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले किसी वस्तु का वही उत्पादन कर रहा है, यानी कच्चे माल का उत्पादन किसान कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए, अब जब किसान उत्पादन करता है अपने साधनों, अब साधन क्या है? अगर उत्पादन करना है मान लीजिए उसे गेहूं का, तो गेहूं का उत्पादन करने के लिए उसे साधन की आवश्यकता होगी, और साधन में सबसे पहला जो आपका पॉइंट आएगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब साधन में पहला जो पॉइंट है, एक तो गेहूं का उत्पादन करने के लिए उसे सबसे पहले आवश्यकता होगी भूमि, यानी कि लैंड की। भाई गेहूं तो हवा में उठेगा नहीं या उगेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर को सबसे पहले आवश्यकता होगी किसकी? लैंड की, यानी भूमि की। अब अगर भूमि को देखें तो क्या भूमि में ही सिर्फ भूमि का प्रयोग करने से गेहूं का उत्पादन होगा? नहीं होगा। इसके लिए उसे कहीं ना कहीं देखा जाए, आवश्यकता होगी एक और सेक्शन पूंजी की। पूंजी यानी कैपिटल के। अब ये क्या तथ्य है? जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल का मतलब है कि बहुत सिंपल शब्दों में कि जैसे मान लीजिए खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, हार्वेस्टर की आवश्यकता होती है, या विभिन्न कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, ताकि सही समय पर सही तरीके से अच्छी उत्पादकता की जा सके, यानी अच्छे गेहूं का उत्पादन किया जा सके। तो इसके लिए भूमि, यानी कह सकते हैं ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ खेतों में काम करने वाले श्रमिक यानी लेबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे आप देखिए खेतों में अगर बुआई हो रही है, जुताई हो रही है, कटाई हो रही है, या तो इसके अलावा निराई गुड़ाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ न कुछ श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और इस स्थिति में इनके अलावा एक तो आप खुद का जो किसान है, जो उत्पादक है, या उत्पादक को ही जिसे पूर्ति धारक कहा गया, जो पूर्ति धारक है उसे साहसी कहते हैं। अर्थात हाउस मैनेजमेंट की प्रक्रिया में, या उत्पादन की प्रक्रिया में, या कृषि कार्य करने की प्रक्रिया में जब किसान खेती करता है तो भूमि, पूंजी और श्रम के अलावा वो खुद साहसी भी होता है, रिस्क लेता है, तभी तो उत्पादन होगा। अब ऐसा हो भी सकता है कि गेहूं का प्रोडक्शन होने में कुछ उसके बीच प्रॉब्लम्स आ जाए, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ जाए, या सूखा पड़ जाए, या बीज की कमी पड़ जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में वो साहसी है। और इसके अलावा साधन के अलावा ध्यान रखना है एक और, रिसोर्सेज, संसाधन।
अब संसाधन में भी आप बिजली की बात कर सकते हैं, पानी की बात कर सकते हैं, ठीक है, बीज की बात कर सकते हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। तो अगर इन चीज़ों को मिलाएं तो कहीं ना कहीं किसान अगर गेहूं का उत्पादन करता है तो ध्यान रखिएगा ये उत्पादक ही यानी किसान ही वस्तु की क्या करता है, पूर्ति करता है। अब पूर्ति करता मतलब गेहूं का उत्पादन करता है। अब जैसे मैंने कहा, आप इसको सिंपल शब्दों में सोचिए कि इन चीज़ों का उसने प्रयोग किया और एक वर्ष में 1 बीघा जमीन पर मान लीजिए कि 8 कुंटल उसने वीट यानी गेहूं का उत्पादन किया और अपनी लागत के अनुसार गेहूं का उत्पादन किया। तो जब गेहूं का किसान उत्पादन करेगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा किसान गेहूं की लागत को ध्यान में रखिएगा, कॉस्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि जब भी कोई उत्पादक उत्पादन करता है, जब भी कोई किसान उत्पादन करता है, या जैसे मैं ही उत्पादन कर रहा हूं, अपनी सेवाएं दे रहा हूं, तो यह भी एक प्रकार का उत्पादन है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा जब भी गेहूं का उत्पादक उत्पादन करता है, 8 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है, मान लीजिए 1 कुंटल गेहूं का मूल्य मान लीजिए 2000 रुपये है, तो 8 कुंटल गेहूं का आप कह सकते हैं कि 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये ये तो बाजार कीमत हो गई, यानी मार्केट प्राइस हो गई। तो मार्केट प्राइस का मतलब है कि गेहूं अब ये गया है बाजार में। और बाजार में 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, बाजार में 2 चीजें होती हैं गेहूं की। एक तो मांग होता है और एक मैंने बताया गेहूं की पूर्ति की जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक यानी किसान अपनी लागत के अनुसार ही उस वस्तु का तय करता है क्या, मूल्य यानी प्राइस, उसकी प्राइस तय करता है। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर इसकी जो डिमांड करेगा, यानी डिमांड करने वाला, अब जैसे किसान ने गेहूं का उत्पादन किया तो बाजार में ले जाकर जब बेचता है तो खरीदने वाला कौन होता है, क्रेता, क्रय करने वाला, जैसे आप और हम। तो हमें और आपको ध्यान रखिएगा, हमें और आपको कहा जाता है कंज्यूमर, यानी कि हमें आपको कहा जाता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने क्या कहा, अगर किसान उत्पादक है, पूर्ति करता है, गेहूं मार्केट में ले जाके बेचता है, अगर हम आप उसे खरीदते हैं तो हमें और आपको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर। और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, हम उस गेहूं की करते हैं डिमांड। ये अब आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है, डिमांड यानी मांग। भाई अगर आप मार्केट में जाते हैं गेहूं खरीदने, तो किसान को उत्पादक और हमें आपको कहा गया, मैंने आपसे कहा कंज्यूमर, हम उस गेहूं की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। लेकिन किस तरीके से करेंगे? 2 चीजें आएंगी बाजार में। बाजार शब्द की बात की जाती है तो बाजार में 2 चीजें होती हैं, वस्तु की पूर्ति जो कि किसान करता है, वस्तु की मांग जो कि उपभोक्ता करता है। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। अब अगर उत्पादक वस्तु की पूर्ति करता है, उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है, तो उपभोक्ता जब किसी वस्तु की मांग करेगा तो ध्यान रखिएगा मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उस वस्तु का मूल्य। कि कल गेहूं की कीमत 2,000 रुपये प्रति कुंटल थी, क्या आज बढ़कर 2,500 रुपये प्रति कुंटल हो गया है? तो ऐसी स्थिति में 2 बातें आएंगी। अगर कीमत बढ़ गई है 2,000 से बढ़कर 2,500, तो यहां पर उत्पादक यानी पूर्ति को क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन कीमत बढ़ने से हम और आप जो आज मार्केट में खरीदने गए हैं, तो क्या गेहूं की डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो यहां पर आर्थिक क्रिया हुई। आर्थिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि कल वस्तु का मूल्य यानी गेहूं का मूल्य कम था और आज गेहूं का मूल्य क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में उपभोक्ता
हम और आप जब भी मार्केट में गेहूं, दाल, चावल या सब्जी में प्याज, आलू आदि की डिमांड करने या उसे क्रय करने या खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको ध्यान देते हैं किसकी? प्राइस यानी कीमत की। अगर कीमत बढ़ेगा तो सिंपल शब्दों में मांग घटेगी, और अगर कीमत घटेगा तो मांग क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे आज अगर आप देखिए आलू की कीमत कितनी है? लगभग 45 या 50 रुपए के आसपास। तो क्या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले आलू की कीमत थी? नहीं थी, 20 रुपए किलो थी। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आलू की कीमत बढ़ने के कारण आलू की डिमांड में कमी आई है। अब हो सकता है एसेंशियल गुड्स है, आप हो सकता उतना ही ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप उसका उपभोग थोड़ा सा कम कर दिए हैं, क्योंकि कीमत बढ़ने के कारण ये मेंशन किया जाता है कि हम उसकी खपत या उपभोग कम करते हैं। तो यहाँ पर जब हम मांग करते हैं तो मूल्य को ध्यान में रखते हैं, लेकिन मांग तभी करेंगे यानी उस वस्तु की डिमांड तभी करते हैं जब हमें अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अर्थात अगर 40 से 50 हो गया, 60 हो गया तो कहीं ना कहीं आलू की डिमांड हम कम करेंगे। अगर गेहूं की वास्तविक कीमत 2000 से बढ़कर अगर 2500 रुपए हो गई तो भी हम उसकी डिमांड कम करेंगे। तो इसको अगर हम किसी भी वे में देखें तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि कीमत क्या होनी चाहिए, यानी बाजार में कीमत क्या होनी चाहिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के अनुसार, अगर कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग ज्यादा होगी, और कीमत अगर अधिक होगी तो वस्तु की मांग क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के अनुसार ही वस्तु की मांग करेगा। अब इस स्थिति में वो मांग होगा तो वहां पर बहुत सारी चीजें आएगी। एक तो उपभोग होगा, क्योंकि हम उसे क्रय करेंगे तो उपभोग करेंगे तो यहां पर अगर देखा जाए तो उत्पादक को कहीं ना कहीं अगर अधिक कीमत है तो उसे लाभ भी होगा। अगर अधिक कीमत है, लाभ भी होगा, तो कहीं ना कहीं गेहूं में बचत की मात्रा भी बढ़ेगी। तो बचत की मात्रा बढ़ेगी तो साहसी या किसान कहीं ना कहीं अपने खेतों में इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का क्या होगा? निर्माण होगा, यानी कैपिटल फॉर्मेशंस होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को देखिए, यानी कि साधन, भूमि पूंजी, श्रम साहस, उत्पादन, किसान, उत्पादक, लाभ, पूर्ति, लागत, मूल्य, उपभोग, संतुष्टि, मांग, पूंजी, निवेश, उपभोक्ता मांग, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको कहा जाता है इकोनॉमिक साइकिल, यानी कि इसको कहा जाता है आर्थिक आपकी क्या क्रिया। और यही आर्थिक क्रिया ही जो इकोनॉमिक साइकिल है, यही आर्थिक क्रिया ही आपका है क्या? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। यही इकोनॉमिक साइकिल या आर्थिक क्रिया को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। और आज के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अब टीजीटी की वैकेंसी आई है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंतर्गत यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही रखा गया है। और अगर आप देखेंगे कक्षा 8 में 9 में तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही रखा गया है। तो अर्थात सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इन क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कि इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो आर्थिक क्रिया होती है, इसी आर्थिक क्रिया को ही हम कहते हैं क्या? अर्थशास्त्र। और इस संदर्भ में मैंने आपसे बताया कि अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक और क्रमबद्ध व्याख्या 1776 में एडम स्मिथ ने पहली बार अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहले प्रकाशित किया। और अर्थशास्त्र को धन का क्या बताया? विज्ञान बताया। और इसीलिए मैंने आपसे बताया कि एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो गाइस, आप लोगों को अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है समझ में आया होगा। यानी अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, लाभ, लगान, पूंजी आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है तो उसी को हम कहते हैं क्या? अर्थशास्त्र। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो इसका विकास क्रम यहीं पर नहीं रुका और आगे चलकर
और सारे अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में व्याख्या की, बट यहाँ पर मैंने आपसे बताया जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अर्थशास्त्र में धन शब्द को एडम स्मिथ ने एक साधन माना। धन को ही आधार बताया कि अगर धन की मात्रा बढ़ेगी तो देश का क्या होगा, विकास होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्होंने लिया। तो इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि अर्थशास्त्र की जो वैज्ञानिक व्याख्या थी वो धन तक ही सीमित थी, लेकिन आगे चलकर अगर आप देखें तो 1890 में, अब एक चीज और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एडम स्मिथ ने 1776 में जब धन शब्द की बात की थी तो इन्होंने कुछ तथ्यों को कांस्टेंट मान लिया था, स्थिर मान लिया था। अब उनमें हम आगे चर्चा करेंगे वो तत्व है क्या, बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा दो महत्वपूर्ण तथ्य है, एक तो आपका पूंजी है और दूसरा आपका क्या है, श्रम है। इसको इन्होंने कांस्टेंट मान लिया, यानी कांस्टेंट मानकर ही व्याख्या की थी। इसीलिए एडम स्मिथ को एस्थेटिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, और इनके समकालीन रिकार्डो जेविसे जेएसमिल ने इनका विशेष सहयोग दिया। और इसीलिए इनको क्लासिकल इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो प्रतिष्ठित थी। एस्थेटिक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने डायनेमिक इकोनॉमिक्स की व्याख्या नहीं की। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका समर्थन जैसा कि मैंने कहा कि रिकार्डो जेविसे जेएसमिल ने भी किया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इनका सहयोग तो दिया, लेकिन धन को ही सिर्फ साधन माना, धन को आदर्श विज्ञान बताया, धन को चुनाव का विज्ञान बताया। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग व्याख्या दी। तो यहां पर जो हम अगर कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं कि आगे चलकर 1890 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्शल, इनकी भी एक पुस्तक आई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। यह पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में पहली बार अगर देखा जाए तो मार्शल ने भौतिक कल्याण की बात की, सामाजिक कल्याण की बात की, आर्थिक कल्याण की बात की, और यहाँ पर इन्होंने मनुष्य को साधन ना मानकर मनुष्य को साध्य बताया और बताया कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसका मतलब है कि इनका जो सेंट्रल पॉइंट था वो धन ना होकर मनुष्य था। तो इन्होंने जो व्याख्या की कि अब धन मनुष्य के लिए बना है, इसकी व्याख्या को उन्होंने डिफाइन किया, न कि मनुष्य धन के लिए। इसका मतलब है कि इनका जो सेंट्रल पॉइंट था, यानी भौतिक कल्याण था, वो आर्थिक कल्याण था, वो सामाजिक कल्याण था। इसीलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का अध्ययन बताया। तो टीजीटी पीजीटी वाले ज़्यादा ध्यान देंगे। मैंने आपसे बताया कि आज की क्लास से टीजीटी पीजीटी पर ही आधारित है, आज से यहीं पर क्लास स्टार्ट होगी। मैंने आपसे बताया ये फुल कोर्सेज के साथ अवेलेबल है। आप लोग सबसे पहले तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके फुल कोर्सेज की जानकारी लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको और अच्छी अच्छी बातों के साथ आगे मैं चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर अभी कंटिन्यू ये है कि यहाँ पर मैंने कहा 1890 में मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आई और इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का अध्ययन बताया। यानी यहीं तक बात समाप्त नहीं हुई और आगे चलकर हम देखें तो 1932 में एक और अर्थशास्त्री आते हैं, उनका नाम था रॉबिन्स की अगर बात की जाए तो इनकी भी पुस्तक आई थी सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक